तो आ गया वो शुभ घड़ी जिसको आपको इंतजार था, वही सिस्टम बैच जिसमें हम लोग करने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी 16 चैप्टर्स है एकदम डिटेल में, वो भी वन शॉट में करेंगे और एकदम अच्छे से करेंगे, भले 2.5-3 घंटा क्यों ना लग जाए। अगर आपका क्लास 12 का पढ़े कुछ भी नहीं हुआ है, आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो भी आपको समझेगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको समझेगा, जो भी पढ़ाऊंगा। और अब पहले मैं बेसिक कराऊंगा जो चैप्टर में है, फिर बाद में अच्छे से करूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का तकलीफ समझ सकता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आते रहेंगे स्टूडेंट्स को, वहाँ पे हम लोग को भी समझता है यहाँ पर, तो वो चीज़ हम लोग और अच्छे से ट्राई करेंगे बताने का। तो फिर हम लोग आज क्या करने वाले, आज हम लोग सॉलिड स्टेट करने वाले और एकदम अच्छे से करने वाले। आप क्या करो, पहले बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो, नोटबुक खोलो, नोट्स बनाते चलो, जितना मैं करा रहा हूँ वो अच्छे से करो। और नोट्स चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में डालो, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप बनाकर और अच्छे से करेंगे। ओके, तो आप पेज टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 खोलो, सॉलिड स्टेट। तो व्हाट इज सॉलिड, पहले मैं रफ कर देता हूँ ये चीज़ में अभी एक टेक लिया था उसमें खराब हो गया था वो चीज, इसलिए मैं अभी वापस नया टेक ले रहा हूँ, इसलिए वो लिखा था। तो वापस बेसिक से आते हैं, व्हाट इज सॉलिड। चलो, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या होगा, अगर ये पार्टिकल ये दोनों में जो भी फोर्स होगा ना वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, ना ऐसे ब्रेक नहीं होंगे जल्दी, ये लोग बहुत टाइटली पकड़ के रखेंगे। तो पहला पॉइंट डाल दो, फोर्स of attraction between solid particles are strong, समझा क्या, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। दे हैव डेफिनेट शेप, वो लोग का शेप एकदम एग्जैक्ट रहेगा। वो लोग अगर एक गुच्ची मारा, एक ऐसा पंच मारा, वो फटक से ब्रेक नहीं होने वाला है, वो लोग का फिक्स शेप होने वाला है। दे हैव फिक्स शेप, एंड फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, समझा क्या, मतलब क्या रहेगा ये लोग का जो भी वॉल्यूम रहेगा। देखो ये समझो, पहले इधर ध्यान दो। हाँ, अब एकदम नजर रखो बोर्ड में, एकदम अच्छे से। आप अगर बोर्ड में नजर रखोगे तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप ध्यान दो, क्या ये सॉलिड पार्टिकल है। पहला पॉइंट क्या था, इन दोनों में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, मेरे जैसा। इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत स्ट्रांग होगा। क्या करेंगे, मैं आपको साइड बाय साइड साथ में आपको लर्न कराते चलूंगा, ताकि आपको बाद में पढ़ने ना पड़े, बाद में सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी आपको। बस जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये दोनों पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रांग होगा। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे हैव फिक्स शेप, वो लोग का फिक्स शेप है, वो लोग मारने पंच देंगे, कुछ भी करेंगे, लोग टूटेंगे नहीं। फिक्स शेप और फिक्स मास, फिक्स सॉलिड। ये वैसे भी एग्जाम में आता नहीं है, व्हाट इज सॉलिड, है तो अपन बचपन से पढ़े जा रहे, तो बोर्ड वाले क्यों पूछेंगे इतना आसान से क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं। अब सॉलिड में भी अपना 2 टाइप आता है। मैंने क्या बोला, सॉलिड में अपना 2 टाइप्स आता है। कौन सा, लिख के दिखा देता हूं आपको। पहला टाइप आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर दूसरा टाइप आएगा आपका एमरफस सॉलिड। पहला टाइप आएगा और दूसरा टाइप। पहला क्या आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या आएगा, एमरफस सॉलिड। मैं दोनों आपको बताऊंगा अभी। अब क्या करो, पेन उठाओ, बुक खोलो और साथ में लिखते चलो। पहले मैं बताता हूँ फिर आप लिखो, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो क्या मैंने बताया। मैं आपको डिफरेंस फॉर्म में बताऊंगा ये चीज, क्योंकि एग्जाम में भी डिफरेंस में ही पूछेंगे आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ये आ चुका है पेपर में, आप जाकर चेक करो पीवाईक्यू, आपको दिया रहेगा, कोई भी बुकलेट वगैरह कॉलेज की तरफ से मांगो। तो क्या होगा, देखो, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, दे शो रेगुलर एंड पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब मैंने क्या बोला आपको कुछ नहीं समझा रहेगा। ओके, मतलब ये एक 2 पार्टिकल है, हाँ समझो। एक पार्टिकल है ना एकदम रेगुलर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। दे शो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एकदम रेगुलर है पहला। और अभी एक पार्टिकल चला एकदम रेगुलर, फिर दूसरा पार्टिकल चला रेगुलर, तो क्या बोलेंगे, दे शो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डाल दो, वही लिख दो पहला पॉइंट, रेगुलर एंड पीरियोडिक
पीरियोडिसिटी लिखना ऑफ पार्टिकल। पहला पॉइंट, रेगुलर एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर इसका ये है तो इसका उल्टा कर दो। अगर ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने लाइफ के हिसाब से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो एमरफोस में उल्टा होगा। ये कहीं भी जाएंगे, इधर जाएंगे, कहीं से भी ये एकदम ऐसे पॉइंट बोला तो ऐसे ही जाएगा। ये करेगा तो ये ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। मतलब दे शो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। समझा गया? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए दे शो रेगुलर पीरियोडिसिटी ऑफ पार्टिकल, दे शो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो भाई लिख दो भाई, पहले रफ कर देता हूं आपको। क्या था? दे शो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। दूसरा पॉइंट आएगा, अगर ये एकदम टाइम टू टाइम एकदम अच्छा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है एकदम टाइम का पक्का, एकदम टॉपर स्टूडेंट काइंड ऑफ है, समझा? ये तो इसका भी एकदम शार्प होगा, दिमाग कितना होगा ये लोग का, शार्प होगा। तो अपन शार्प में क्या लिख सकते हैं? अपन बचपन से पढ़े शार्प क्या होता है, सोचो जरा एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। शार्प क्या हो सकता है? मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। तो वही लिख दो, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये शार्प है तो दूसरा क्या होगा? डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझा गया? पहला रेगुलर रहेगा, रैंडम रेगुलर होगा, पीरियडिसिटी होगा। इस रैंडम में इसमें क्या होगा? एमरफस में रैंडम होगा। उसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा? दे हैव शार्प मेल्टिंग में दे नॉट हैव शार्प मेल्टिंग। तीसरा पॉइंट क्या होगा? दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या बोला मैंने? कुछ समझा क्या? दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दे आर, मैं बताता हूं, दे आर अन का स्पेलिंग ये आएगा दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और इसका क्या आएगा? दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक। व्हाट इज अनआइसोट्रोपिक एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक? बताता हूं। आप ये बुक में खोलो, पेज नंबर 1, उसमें लिखा है प्रॉपर। इसका एग्जाम में आएगा, डिफाइन अनआइसोट्रोपिक। आपको क्या लिखना है? The diffractive index and thermal conductivity, like this, the properties like thermal conductivity, refractive index are different in different direction, is called anisotropic. क्या बोला मैंने? अनआइसोट्रोपिक में कहा लिखो, मैं साइड में लिख के देता हूँ आपको इधर। अब पहले मैं जो काम करो, मैं वो जो बोल रहा हूँ वो सुनो और लिखो अपने अपने। हाँ, द प्रॉपर्टीज लाइक, लिखो द प्रॉपर्टीज लाइक, अरे लिखो भाई, द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इज कॉल्ड एज अनआइसोट्रोपिक। क्या बोला मैं? प्रॉपर्टीज क्या होंगे? थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। आप बुक में अच्छे से लिख देना, क्योंकि मेरे को अभी और 2 पॉइंट लिखना है, क्योंकि जगह कम पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और फिर आइसोट्रोपिक क्या होगा? अगर ये डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो फिर द प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन सेम डायरेक्शन। बस एग्जाम में आया था डिफाइन अनआइसोट्रोपिक। तो आपको यही लिखना है जो बताया है पेज नंबर 1, सेकेंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में। आप 3rd पॉइंट जाओगे, आपको दिखेगा उधर। ओके, आप पहले बुक खोलो, टिक करो, अभी लाइन से ऐसा लाइन मारो उधर, देखो उधर लिखा है द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, को आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक का नहीं दिया है उधर। तो आप जो मैंने बताया सेम इन सेम डिफरेंट है, सेम इन सेम डायरेक्शन, वो डाल दो। ओके, मैं लिख देता हूँ सेम इन सेम डायरेक्शन। बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, इतना डिटेल सेशन आपको मिलेगा नहीं, इतना अच्छा। ये सारे टॉपिक्स में एकदम डिटेल में ले रहा हूँ, ये कोई लेता नहीं इतना डिटेल में। तब 4था पॉइंट आता है। सर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4था पॉइंट होगा दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रियल सॉलिड। रियल हक से हो लोग, रियल है। क्या है? रियल सॉलिड। अगर ये रियल है
तो ये होंगे सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब इमेजिनरी सॉलिड, वो अपने को दिखेगा भी नहीं वो सॉलिड, एकदम इमेजिन कर, मतलब इमेजिनेशन सॉलिड। अब सूडो का मतलब क्या होता है पहले वर्ड। अब बस में गए हो कभी, हाँ, अब से कभी खड़े रहते हो ऐसा, मतलब आप ऐसा खड़े रहते हो, ऐसा जाते रहते हो ऐसा, तो अचानक आपको कोई फोर्स ऐसा लगता है मार रहा है इधर, ऐसा कोई फोर्स आपको आ रहा है, ऐसा इधर उधर हो जाते हैं। जो वो फोर्स होते हैं ना, वो इमेजिनरी फोर्स होते हैं, वही इमेजिनरी फोर्स को अपन सूडो फोर्स बोलते हैं। तो दे आर रियल सॉलिड, दे आर सूडो सॉलिड, इमेजिनरी सॉलिड बोल सकते हैं। समझा क्या? अब चौथा क्या कर दो, एग्जाम्पल डाल दो। इसका एग्जाम्पल आएगा आइस, आइस, और इसका एग्जाम्पल आएगा वुड आएगा, प्लास्टिक आएगा। बस आपको इतना ही रटना है। आइस का एक और लिख देता हूँ इसका मैं बुक में से, आइस, सॉल्ट, NaCl डाल दो, सॉल्टी होता है एक टाइप का। चलो मैं वापस बताता हूँ क्या क्या मैंने बताया, आपको अब भी लर्न कराने का है। मेरा काम क्या है, आपको लर्न कराना, जो भी मैं बताऊंगा। तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब दे शो रेगुलर, मतलब टाइम टू टाइम के पक्के, मतलब इनको देख के याद आना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब टॉपर स्टूडेंट, दे आर रेगुलर इन पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सेकंड, एमरफस सॉलिड दे शो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इधर जाएगा, बैक बेंचर है ये टाइप, कहीं भी मुंह मारता है, समझ जाओ आप। तो दूसरा, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प, ये शार्प रहेगा, तो दूसरा क्या रहेगा, अनशार्प, या तो नॉट शार्प, दे आर नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे आर अनआइसोट्रोपिक, और फिर ये आइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन सेम डायरेक्शन। और इसका क्या होगा, रियल सॉलिड होगा, एकदम प्योर सॉलिड है। इसका आइस देखा है ना आपने, एकदम प्योर जैसा दिखता है आपको, मतलब एकदम प्रॉपर सॉलिड है वो, ऐसा मारेंगे जल्दी टूटेगा नहीं। आपको थोड़ा रहता है ना, थोड़ा आपको अपने आप से फोर्स लगाना पड़े। और सूडो सॉलिड है, सूडो सॉलिड है, ये वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो आई होप सो आपको समझा होगा ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन। ये एग्जाम में आता है 2 मार्क का, अभी मैंने आपके 2 मार्क आपके जेब में डाल दिया है, इसलिए अभी आगे के टॉपिक में हम लोग जाएंगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट मारो। ओके, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा। तो मैं रफ करता हूं अभी इसको। अब अपन जाएंगे आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में जाएंगे। क्या बोला मैंने, अभी अपन जाएंगे आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। समझा क्या? इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या मैंने बोला, आइसोमॉर्फिज्म, इसको भी अपन डिफरेंस में पढ़ेंगे। चलो, ये जो डेफिनेशन ही है। अब पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, 2 or more substance having same crystal structure is called as isomorphism। वापस बता दो, 2 or more substance having same crystal structure is called as isomorphism। क्या बोला मैंने, गोली, 2 or more substance having same crystal structure is called as isomorphism। समझा क्या? मतलब दो, समझो 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब समझो ये 2 सब्सटेंस है, वो इन दोनों का जो भी स्ट्रक्चर होगा ना क्रिस्टलाइन का, मतलब समझो मैं आपको एक बताता हूँ। हाँ, ये 2 बॉल है, हाँ, दोनों एक जैसी दिख रहे हैं। हाँ, क्या मतलब समझो ये दोनों का साइज समझो सेम ही है, सेम साइज। ओके, 2 or more substance have crystalline in same form। मतलब अगर अपन इसको क्रिस्टल, मतलब समझो अपन फ्रिज में डालेंगे इन दोनों को, समझो आइस को, पानी को, समझो दोनों फ्रिज में डालेंगे, दोनों एक ही स्ट्रक्चर के होंगे, तो क्रिस्टलाइज करेंगे एक ही सेम फॉर्म में, तो उसी को बोलेंगे। ये 2 है इसलिए अपन है, और ये इधर सिंगल होगा, ये आप मेरे और आपके जैसे सिंगल होगा। क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज। क्या बोला मैंने, द सिंगल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज इन 2 or more form is called polymorphism। समझा क्या? आइसोमॉर्फिज्म 2 और मोर, इधर 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे सब्सटेंस और क्रिस्टलाइज होंगे सेम फॉर्म में, सिंगल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज इन 2 or more form is called as polymorphism।
समझा क्या? इसका एग्जांपल वगैरह नहीं दिया, एग्जाम हाँ दिया है, इसका सेकंड पॉइंट दिया है क्या, दे हैव सेम रेशियो, दे हैव सेम रेशियो मतलब रेशियो मतलब कैसा बता दो आपको, जैसे NaF हो गया, CaF हो गया, देखो 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में, ये भी 1:1 के, तो दे हैव सेम रेशियो, इस कॉल्ड है आइसोमॉर्फिज्म में आएगा ये, और दूसरा क्या आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, इसका उल्टा नहीं आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आएगा 2 और मोर फॉर्म, इसमें नहीं दिया है, ओके, तो दे हैव सेम रेशियो, फिर आपको लर्न कराता हूँ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ पॉलीफॉर्म, 2 और मोर सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन सेम फॉर्म, क्या बोला मैंने, 2 और मोर सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं सॉरी 2 और मोर सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म, 2 और मोर सब्सटेंस क्रिस्टलाइज इन सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म ए सिंगल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज इन 2 और मोर फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप सो आपको समझा होगा, ये सेम रेशियो रहेंगे। और फिर आपको आता है एलोट्रॉपी, मतलब क्या होता है एलोट्रॉपी, आपको बुक में दिया है, आपको डेफिनेशन आता है, मैं पहले रफ कर लेता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट मार लो, ओके स्क्रीनशॉट मारा होगा, चलो पहले एलोट्रॉपी क्या है लिख देता हूँ। चलो जो पॉलीमॉर्फिज्म के एलिमेंट्स जो आते रहेंगे ना उसी को बोलेंगे एलिमेंट, पॉलीमॉर्फिज्म occurring element is called एलोट्रॉपी। एग्जाम में 1 मार्क का डेफिनेशन आ चुका है बहुत बार, इसलिए आप लिखो एलोट्रॉपी मतलब जो भी पॉलीमॉर्फिज्म के ऑकरिंग एलिमेंट आएंगे उसको बोलेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब क्या, जो पॉलीमॉर्फिज्म में एलिमेंट्स आते रहेंगे उसी को बोलेंगे एलोट्रॉपी। जरा अपने मन से भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर डेफिनेशन आया तो ये बुक में जैसा दिया है वैसा लिखा है वैसा लिख देना है आपको, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको अभी मैं 2 चीज लिखाऊंगा MCQ फॉर्मेट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले रफ कर रहा हूं मैं। कार्बन के आइसोट्रोप्स और सिलिका के आइसोट्रोप्स क्या होते हैं, क्या बोला मैंने, पेज नंबर 2 पे लिखा है आपको, कार्बन के आइसोट्रोप्स और सिलिका के आइसोट्रोप्स क्या होते हैं। MCQ फॉर्मेट के लिए बता रहा हूँ अभी। कार्बन आइसोट्रोप्स या एलोट्रोप्स, कार्बन के आइसोट्रोप्स क्या होंगे, देखो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। क्या बोला मैंने, कार्बन के आइसोट्रोप्स मैंने क्या बोला, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका, नहीं सॉरी कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। कार्बन के आइसोटोप्स क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा सिलिका का क्या होगा, सिलिका का भी 3 में आते, पहले आता है अल्फा कॉर्ड्स, फिर आता है बीटा कॉर्ड्स, अल्फा आया तो बीटा भी आएगा। अब ये मत कॉर्ड्स, एक सेकेंड ना, अब ये मत बोलना कि गामा भी आएगा, गामा नहीं आएगा, इसमें आएगा क्रिस्टोबैलिट, क्रिस्टोबैलिट। स्क्रीनशॉट मार लो इसको। क्या बताया मैंने, कार्बन के आइसोट्रोप्स डायमंड होते, ग्रेफाइट होते और फुलेरिन होते, और सिलिका के अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स और क्रिस्टोबैलिट। आई होप सो आपको समझा होगा। तो अभी अपन अगले टॉपिक में आएंगे। अभी अगला टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में अपने आएंगे 4 टाइप्स, हो गया आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। क्या आएंगे मैं लिख देता हूँ। पहला आएगा आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। पहले अपन पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, आयोनिक सॉलिड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ये आयन से बने हुए हैं। अब पेज नंबर क्या खोलोगे, पेज नंबर 5 खोलोगे तो फिर आपको लिखेगा ये आयन से बना हुआ है। तो इसमें पार्टिकल कौन कौन से यूज होंगे, कटायंस एंड अनायंस। तो क्या लिखेंगे अपन, कटायंस एंड अनायंस पार्टिकल
हैज बीन यूज। क्या बोला है मैंने, आयनिक सॉलिड में पहला पॉइंट क्या आएगा, पहले अपने को देखो पार्टिकल का कौन से पार्टिकल यूज होंगे वो लिखना है। फिर दूसरा क्या लिखना है अपने को, कौन सा इन लोग का कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। तो इनका कौन सा, अगर देखो अगर आयनिक सॉलिड है तो कटायंस अनायंस होंगे, तो फिर इन लोग में कटायंस और अनायंस में कौन सा फोर्स होता है। अपन 11th में चैप्टर नंबर 10 क्या है, चैप्टर नंबर 10 होगा अपना जो आयंस के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वही लिख दो, दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा आएगा अपना, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब जल्दी ये टूटेंगे नहीं, ये लोग स्ट्रॉन्ग होते, नाम से आयरन से बने हुए हैं तो कैसे टूटेंगे। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। चौथा क्या आएगा अपना, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा एग्जाम्पल दे देना है, एग्जाम्पल में आएगा NaCl और क्या जाएगा एग्जाम्पल में CaF2 डाल दो, कैल्शियम सोडियम। ओके, आयोनिक सॉलिड में क्या आएगा पहले देखो, इसमें आएगा पहले कटायंस एंड अनायंस पार्टिकल्स हैज बीन यूज्ड। इसमें कटायंस और अनायंस पार्टिकल यूज होते हैं, इसलिए आप आयंस यूज होते हैं, इसलिए कटायंस एंड अनायंस रहेंगे पार्टिकल। और दूसरा इन लोग में कौन सा फोर्स होगा, इसमें कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर तीसरा, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, और दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। और चौथा एग्जांपल क्या होगा इसका, NaCl होगा और CaF2। एग्जांपल में आपको ऐसा नहीं पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसा पूछता है अगर इजी पेपर आया तो ये पूछेगा, अदरवाइज क्या पूछेगा, ये एग्जांपल देगा NaCl, अब बोलेगा इट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज देयर, 4 ऑप्शन देगा, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, तो आपको बोलना है आयोनिक सॉलिड। ओके, NaCl इज द कौन सा सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। तो ओके, फिर दूसरा आता है अपना कोवेलेंट सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है, ये भी क्या बोला मैंने, कोवेलेंट सॉलिड मतलब क्या, नाम से ही पता चलना चाहिए आपको। कोवेलेंट सॉलिड मतलब covalent bonded atoms are present over here, covalent atoms are present over here, covalent atoms are present here। क्या बोला मैंने, covalent atoms are present। पहले अपने को पार्टिकल बताना है, कौन सा covalent atom particles इधर, covalent atom particle इज देयर, पहले अपने को पार्टिकल बताया। फिर दूसरा अपने को क्या बताने का था, कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स, कहते कौन सा इंटरपिटल फोर्स है लोगों के बीच में। अगर कोवेलेंट सॉलिड है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना। अब सर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, कोवेलेंट वर्ड ही नहीं समझा रहेगा आप, अगर आप 12th में हो तो आपको आना चाहिए क्या होता है कोवेलेंट, अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ। कोवेलेंट मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आप समझा। फिर इसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पहले कोवेलेंट एटम्स रहेंगे इसमें पार्टिकल में, और दूसरा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा क्या होगा, अगर दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है तो तीसरा क्या होगा, अगर हाँ तीसरा अपन ने क्या बोला था, पहला ये आएगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, क्या होगा, ये लोग का होगा अपना वेरी हार्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग की है। अगर ये H है, अगर ये कोई आइस है, कुछ भी है, मतलब सॉलिड है ना, प्योर, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बने, शेयरिंग की है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग से शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग का जो भी शेयरिंग हुआ वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है ना, तो वहाँ पे बॉन्ड भी बहुत अच्छा फॉर्म होता है। तो अपन क्या बोलेंगे अभी, दे आर वेरी हार्ड, इसको एक पंच मारोगे तो नहीं टूटेगा, दे आर वेरी हार्ड। फिर चौथा क्या था, अगर वो फिर मेल्टिंग पॉइंट पे आता चाहिए, अगर हार्ड रहेगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका एग्जाम्पल आएगा डायमंड और सिलिका। इसमें भी आपको वही एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं, आपको दे देंगे सिलिका, आपको क्या देंगे, सिलिका, और फिर आपको पूछेंगे सिलिका किस में आता है, किस में, कौन से सॉलिड में आता है। ऑप्शन क्या देंगे, आयोनिक सॉलिड देंगे, कोवेलेंट सॉलिड देंगे, मेटालिक सॉलिड देंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड देंगे। आपको क्या लिखना है, जो मैंने पढ़ाया था कोवेलेंट सॉलिड, और आपको मिल जाएगा सिलिका।
ओके, आई होप सो आपको ये 4 पॉइंट आपको समझा होगा। पेज नंबर 23 पे आपको दिया है, पेज नंबर 5 पे आपको दिया है, आप ध्यान दो उधर, अच्छे से आपको लिखा है, अब वो पढ़ते ही समझ जाओगे। और तीसरा आएगा अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा कौन सा आएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कौन सा पार्टिकल यूज होंगे? ये मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स वर्ड नाम समझना चाहिए। ये मॉलिक्यूल्स किससे बनता है? अगर ये चीज ए और बी अगर मिलेंगे तब जाके बनेगा, या तो मोनो एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनेगा। क्या? मोनो मतलब सिंगल, आपके और मेरे जैसा, मोनो एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होगा। तो पहला मॉलिक्यूल डाल दो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बना होगा। या आ गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहले अपने को पार्टिकल बताने का था, फिर इंटरप्रिटर फोर्स क्या होता है इन लोग के बीच में। मोनो एटॉमिक में याद रखना, इसमें लंडन डाइपोल फोर्स होंगे, लंडन डाइपोल फोर्स होंगे, कुछ गंदा मत सोचना, लंडन डाइपोल फोर्स होंगे, डाइपोल फोर्स होंगे, ये याद करना पड़ेगा आपको। लंडन डाइपोल फोर्स होंगे इन मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और तीसरा, ये हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे? दे आर वेरी सॉफ्ट, समझा क्या? वेरी सॉफ्ट होंगे। चौथा होगा, अगर ये लोग सॉफ्ट होंगे तो इजी टूट जाएंगे, तो ये लोग का मेल्टिंग पॉइंट भी होगा लो, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा एग्जांपल क्या आएगा इसका? मॉलिक्यूल्स में आप दे सकते हैं, आइस हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बुक का एग्जांपल लो। हाँ क्या, क्योंकि एग्जांपल यही पूछेंगे एग्जाम में, आइस और बेंजोइक एसिड। ये याद रखना है। क्या जो मैंने एग्जांपल दिया, आइस और बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है। और आयोनिक पहले वाले का, आयोनिक सॉलिड में NaCl और CaF2 होता है। और दूसरा क्या था अपना कोवेलेंट सॉलिड में? कोवेलेंट सॉलिड में अपना क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड में होता है अपना डायमंड और सिलिका। ये याद में रखना, अपने भेजे में घुसा देना है हर जिस चीज जो बता रहा हूँ। तो अभी अपन करेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो गया। और चौथा आएगा अपना मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड से नाम से पता चल रहा है आपको, मेटल से बने हैं। क्या आएगा अभी अपना मेटेलिक सॉलिड? पहला पॉइंट, मेटेलिक आयन से बने होंगे। दूसरा पॉइंट, वो लोग में इंटरप्रेटर फोर्स क्या होगा? सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन लोग में जो बॉन्ड्स होंगे ना, इन लोग का मेटेलिक बॉन्ड्स, इन लोग का इंटरप्रेटर बॉन्ड जो भी होगा मेटेलिक बॉन्ड होगा। ओके। और तीसरा क्या होगा? ये लोग का होगा वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। ये लोग का जो भी, अगर कोई मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जिसको अपन थोड़ा भी ऐसा, जैसे शुगर का एक दाना ले लिया, उसको अपन थोड़ा सा ऐसे दबा दिया, फटक से पुचक जाएगा, तो ये सॉफ्ट वाले हो गए। जो थोड़े हार्ड है, जैसे अपन फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में देखते हैं, वो हार्ड वाले मेटल्स होते हैं। तो ये अपन लिख सकते हैं सॉफ्ट टू हार्ड। चौथा पॉइंट, दे हैव, अगर मेटल है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिफ्थ एग्जाम्पल में आप डाल दो, Na हो गया, Mg हो गया, Cu हो गया, Au हो गया। ये एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें मेन क्या है आपका? मेन रोल है आपका एग्जाम्पल कितना आपका याद होता है। मैं काम करता हूँ, आपको एक चार्ट देता हूँ एग्जाम्पल का, उससे आपको और अच्छे से लर्न होगा। ओके, मैं आपको चार्ट देता हूँ कौन सा किस में है। एक बार ये आपके भेजे में घुस गया ना, फिर आपको एग्जाम में आया। अभी मैं ये चार्ट दूंगा ना आपको, तो उन्हें स्टॉप करना और लर्न करना है। चार्ट टेबल इम्पोर्टेंट। पहला क्या था? NaCl और CaF2। आप बताओ किसका है कमेंट में, NaCl और CaF2। और दूसरा क्या आएगा अपने को? ग्रेफाइट और सिलिका ना, नहीं डायमंड और सिलिका। डायमंड आएगा और सिलिका आएगा। तीसरा क्या आएगा? डायमंड हो गया, सिलिका। तीसरा फिर आएगा अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अपना क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स है आइस और बेंजोइक एसिड। चौथा तो बहुत इजी है, मेटल्स है। तो मेटल्स कौन से होते हैं? Na होता है, Mg होता है, Cu। तो ये किसका एग्जांपल था? NaCl CF2 आयोनिक सॉलिड।
ये किसका था? डायमंड और सिलिका, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। ये किसका था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये किसका था? मेटेलिक सॉलिड। समझा क्या आपको? ये टेबल में जो दिया हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये आपको काम आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये स्क्रीनशॉट मारना है और कुछ क्वेश्चन अभी मैं जो मैंने अब तक करा है वो क्वेश्चन देता हूँ आपको, कुछ आपको सॉल्व करना है। ओके चलो, अभी तक अपना सॉलिड वाला पार्ट मोस्टली खत्म ही हो गया है। थोड़ा अभी अगर मैं भी थोड़ा आपको क्वेश्चन वगैरह बताता हूँ, थोड़ा आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक मैं उस हिसाब से पूछता हूँ। ओके, पहले मेरे को ये बताओ, ये डीपीपी में ले लो आप। पहला क्वेश्चन लास्ट में दूं क्या? मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा अभी दे देता हूँ ये वाला। डिस्टिंग्विश क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। पहले आप जाओ, पहले लर्न करो, फिर ये सॉल्व करो। अभी तक स्टॉप कर दो क्या, या अगर मैं पूरा देने के बाद। दूसरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयोनिक सॉलिड। तीसरा, डिफाइन अनआइसोट्रोपिक। चौथा, डिफाइन एलोट्रोपी। अगर आपको ये सारा आंसर आपको याद अभी आ रहा है, समझ लो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और आप नहीं हो रहा है आपको, तो पहले आप स्टॉप करो, पहले पूरा लर्न करो जो आंसर, फिर बाद में ये डीपीपी के क्वेश्चन उठाओ। जो मैंने दिया ये सब आ चुके हैं पीवाईक्यू में, इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं देने का शौक नहीं है मेरे को। तो चलो आगे का आते हैं। अभी अपना आएगा मेन पॉइंट क्या आएगा? अभी यूनिट सेल वगैरह आएंगे अपने, जहाँ अभी स्टार्ट होता है। मैं रफ कर रहा हूँ, ओके? पहले स्क्रीनशॉट मार लो। आई होप तो आपने मारा होगा। क्या आएगा? यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? पहले डेफिनेशन लिखता हूँ क्या? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। कुछ नहीं समझा रहेगा, मेरे को पता है। यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, मैं छोटा सा उसका स्ट्रक्चर देखो, उसको ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। बुक में भी वही दिया है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। एक मार्क का आता है एग्जाम में। डिफाइन यूनिट सेल, क्या आएगा एग्जाम में आपको? डिफाइन यूनिट सेल। डिफाइन यूनिट सेल अच्छे से नहीं लिखा है मैं थोड़ा रफ करके लिख दूं एक और बार। चलो एक और बार लिख देता हूँ आपके लिए, शायद अच्छे से दिख रहा होगा। क्या लिखा था मैंने? द स्मॉलेस्ट, क्या पहले लिखो द स्मॉलेस्ट, लिखो फिर स्मॉलेस्ट के बाद उसका स्ट्रक्चर देखो। क्या है? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल देगा, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट, फिर उसका यूनिट देखो, उसका पहले देखो स्मॉल कितना छोटा है, फिर उसका स्ट्रक्चर देखो, फिर यूनिट देखो, स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ। इसका पूरा देखना किसका है अपने को? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इज कॉल्ड यूनिट सेल। समझा क्या? अभी लर्न करो। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। 2 बार लिखा दिया, अब तो लर्न होना ही चाहिए। चलो अभी दूसरा आते हैं, यूनिट सेल पैरामीटर। चलो इधर ही करा देता हूँ, यूनिट सेल पैरामीटर। अगर आपको यूनिट सेल पैरामीटर एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क का, कैसा क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
पहले आपको क्यूब बनाना है, अगर क्यूब बनाने नहीं आता तो क्यूब बनाना सिखाता हूँ। पहले बॉक्स बनाओ, फिर मिडल से एक बॉक्स बनाओ, फिर इसको टच कर दो, इसको टच कर दो, इसको टच कर दो, इसको टच कर दो। समझा गया? चलो एक और बार बना के दिखा दो दूसरे मार्कर से। चलो पहला, अब ये मार्कर मस्त दिख रहा है ना, ऐसा 2 बॉक्स बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। समझा गया? फिर ABC लिखना है जो बचपन से पढ़े। A लिखो, A लिखा, फिर B लिखो, B लिखा, फिर C लिखो, C लिखा। पहले A लिखो, B लिखो, C लिखो। समझा गया? अगर अब क्या करो आप, अभी A के सामने कौन है? B है, तो उधर अल्फा लिख दो। A के सामने क्या है? अल्फा। B के सामने क्या है? B के सामने क्या है? बीटा। A है तो उसकी बीटा। C के सामने क्या है? गामा। A B C लिख दो। A कहाँ लिखोगे? इधर। B कहाँ लिखोगे? इधर। और C कहाँ लिखोगे? इधर। और A के सामने जो होगा वो लिखो अल्फा, B के सामने जो रहेगा उसके लिखो बीटा, और C के सामने जो रहेगा उसको गामा लिखो। बस यही था पैरामीटर। अब आगे आते हैं अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सर्वे। अभी से आपको चालू होगा SCC, BCC, FCC, जो आप बहुत सुने होंगे। SCC BCC क्या होता है? इन SCC अभी अपन SCC यूनिट सेल टाइप्स, अभी यूनिट सेल पढ़ेंगे, नहीं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला पॉइंट, पहला आएगा SCC। SCC का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, इसमें क्या होगा? जो भी एलिमेंट्स हो गए ना इसमें, जो भी मतलब अभी तो समझो ये क्यूब है। हाँ, ये क्यूब है। जो भी एलिमेंट होंगे ना कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, वो आपको और अच्छे से समझेगा। जो भी एलिमेंट होंगे वो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। SCC हो गया। दूसरा क्या है? BCC। इसमें क्या होगा? BCC का फुल फॉर्म बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब BCC में क्या होगा? एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेंटर ऑफ बॉडी में और कॉर्नर में। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ बॉडी में भी प्रेजेंट हो गया और कॉर्नर में। एलिमेंट प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ बॉडी एंड कॉर्नर्स। आई नो दैट कि आपको समझ नहीं रहेगा अगर मैं अभी आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा तीनों का, तो और तब क्लियर होने वाला है। और अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या होगा। और FCC में इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स में और सेंटर ऑफ फेस में। जो भी FCC में होंगे वो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे और सेंटर ऑफ फेस में प्रेजेंट होंगे। SCC में कॉर्नर से प्रेजेंट होगी और BCC में एलिमेंट्स सेंटर में भी होंगे और कॉर्नर में भी होंगे, और उसमें सेंटर ऑफ फेस में होंगे और कॉर्नर में होंगे। तीनों में कॉर्नर एक चीज है, कॉमन है। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं। बुक में आपको दिया है ये डायग्राम, पेज नंबर आप खोलो 6 में। 6 में क्या दिया है देखो, SCC में। SCC का स्ट्रक्चर देखो। हाँ, ये देखो मैं नीचे झुक जाता हूँ। पहले क्यूब बनाओ, पहले क्यूब बनाओ, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर एटम से प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर पे एटम डाल दो। 1 2 3 नहीं 3। देखो वापस बनाता हूँ अच्छे से। पहले क्यूब बनाओ, क्यूब बनाया, फिर
क्या क्या लिखा था वो तो कर दो। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एक इधर प्रेजेंट है, 2 3 4 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है यार, मेरा डायग्राम बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है, तो अपन थोड़ा अच्छे से बनाने का ट्राई करते हैं। ओके देखो चलो क्यूब बनाया मैंने, ये क्यूब बनाया पहले। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एससीसी में एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, तो एक डाल दो, एक प्रेजेंट, इधर कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। सेम इधर भी कर दो, इधर भी कॉर्नर है, इधर भी कॉर्नर है, इधर भी कॉर्नर है और इधर भी कॉर्नर है। तो इसमें 8 कॉर्नर्स है। देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या होता है 8। एडिशन करो तो ये क्या होगा एससीसी का स्ट्रक्चर। ये एग्जाम में आता है और बीसीसी का। पहले मैं वो क्यूब बनाता हूँ, क्यूब बनाने तो आपको आते ही है, जो अभी तक मैंने सिखाया आपको बीसीसी में। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ बॉडी। क्या बोला मैंने, इधर प्रेजेंट हो गए, इधर प्रेजेंट हो गए, इधर प्रेजेंट हो गए और एक इधर पहले कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो गए 2 3 4 और सेंटर ऑफ बॉडी, मतलब ये सेंटर ऑफ बॉडी हो गया, ये सेंटर ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको, समझा क्या। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ बॉडी, तो ये सेंटर कॉर्नर में प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है सेंटर में। ये हो गया बीसीसी का स्ट्रक्चर। सिमिलर एज एफसीसी में भी वही कर दो यार, डायग्राम वाट लगा रहा है मेरा। डायग्राम बनाया, क्यूब बनाया और जो जो बताया वो लिख दो। एलिमेंट प्रेजेंट एट कॉर्नर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेज। तो सेंटर ऑफ ईच फेज में एक इधर प्रेजेंट होगा, 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 समझा क्या। हर एक फेज में डाल दो, इधर फेज है ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 फेज 5 ऐसे डाल दो, समझा क्या। इधर 8 कॉर्नर्स में पूरा 8 कॉर्नर में डाल दिया, इसमें भी 8 कॉर्नर में डाल दिया, इसमें भी 8 कॉर्नर में डाल दिया और जहाँ जहाँ जो लिखा था वो लिख दिया, समझा क्या। एससीसी में कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे और बीसीसी में कॉर्नर में भी प्रेजेंट होंगे और सेंटर ऑफ बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे और एफसीसी में सेंटर कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट होंगे और सेंटर ऑफ ईच फेस भी प्रेजेंट होंगे। आई होप सो आपको समझा होगा। तो अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं तो मेरा पोपट हो जाएगा। चलो मस्त चल रहा है कैमरा। तो अभी अपना आएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट मार लो इसको। अब आपको मैं बताऊंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल। ये टॉपिक आपको अब मैं जो बता रहा हूँ आपको याद करना है, सुनना नहीं, आपको याद करना है जो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाले सब जो भी आने वाले उसमें सब में यूज होने वाला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ओके, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। पहला SCC contain only one number of particle of unit cell। SCC contain only one number of particle of unit cell लिख दो। SCC क्या करता है, only one particle of unit cell contain करता है। और BCC 1 + 1 कर दो 2। BCC contain 2 number of particle unit cell। और तीसरा FCC कर दो 2 + 2 4 कर दो। पहले 1 को 1 से ऐड करो, 2 करो, 2 को 2 को ऐड से करो तो 4 1 2 4 याद करो। SCC 1 BCC 2 FCC 4। आई होप सो आपको समझा होगा। अभी अपन क्रिस्टल सिस्टम में आएंगे। वो क्रिस्टल सिस्टम एग्जाम में आता है, व्हाट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो आप बोलना क्यूबिक, ऑर्थोम्बिक, रोम्बाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बाहेड्रल वगैरह याद करना है हेक्सागोन। ओके चलो पहले मैं आपको वो लिख के दिखाता हूँ। व्हाट आर क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम क्या है अपने नहीं, पहले क्रिस्टल सिस्टम टॉपिक है ना।
तो आपको इतना याद करना है, हर गधे जैसा हर चीज मत पढ़ो, जो आने वाला है उस हिसाब से पढ़ो और बोर्ड के हिसाब से पढ़ो। पीवाईक्यू देखो, इसमें जो उसमें बुक में एकदम गलत दिया है, मतलब दिया सही है पर उसमें बहुत एक्स्ट्रा नॉलेजेबल चीज़ दिया है जो कि अपने काम का है नहीं अभी। तो अभी अपन बुक में हिसाब से करेंगे बट थोड़ा अलग करेंगे। पहले क्या है क्यूबिक सिस्टम, फिर दूसरा क्या है क्यूबिक, फिर दूसरा क्या है ऑर्थोहोम्बिक, फिर तीसरा क्या है मोनोहेड्रल। मोनोहेड्रल लिख दो, टेट्रागोनल कैसा भी लिख सकते हो बट लिखो मोनोहेड्रल। चौथा टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ये आपने लिख तो दिया, अभी याद कैसे होगा ना, ये प्रॉब्लम है ना। तो आपको अभी अपने को ट्रिक बनाना पड़ेगा, जैसे क्यूट ओबामा टेढ़ा ही रहेगा। ये ट्रिक ये नहीं, ऐसा नहीं अच्छा। क्यूबिक, ऑर्थोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, रोम्बाहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल। आपको मेरे साथ याद कर काम करो। मैं मेरे मोनोहेड्रल मोनोक्लिनिक दो है क्या, मोनोक्लिनिक मोनोहेड्रल नहीं है, मोनोक्लिनिक है। अच्छा इधर मोनोक्लिनिक है, सॉरी मैं 2 बार मैंने वो समझ के लिख दिया ट्राई को। ये मोनोक्लिनिक है। क्या करना है, याद करो क्यूबिक, ऑर्थोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल। नहीं यार मोनोक्लिनिक तो 2 बार हो जाएगा, मैंने कुछ तो छोड़ा है। टेट्रागोनल लिया है, ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बाहेड्रल छोड़ा है मैंने, रोम्बाहेड्रल। नाम से मन नहीं करता पढ़ने का। एक काम करो, पहले वीडियो स्टॉप करो, ये लर्न करो। क्यूबिक, ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बाहेड्रल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। याद करो क्यूबिक, ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बाहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। मेरे को लर्न हो गया, आपको कैसे नहीं लर्न होगा। थोड़ा स्टॉप करो, 2 मिनट ले लो, लर्न करो, हो जाएगा। फिर आता है, पहले मैं देख लेता एक बार। फिर अभी अपन करेंगे एक डेरिवेशन, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास ऑफ यूनिट सेल। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी मोलर मास करेंगे, रिलेशन करेंगे अपन, रिलेशनशिप करेंगे किसका, रिलेशनशिप बिटवीन किसका, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास डेंसिटी करने वाले हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, पहले अपने को ध्यान से देखना। डेरिवेशन बहुत चिंदी सा डेरिवेशन और एग्जाम में आता है ये डेरिवेशन, तो जो जो पता हो करो। A = एज लेंथ, समझो ये A है ना, जो अपना एज लेंथ है। एज लेंथ क्या होता है, ये जो भी है ना, अगर ये क्यूब है, ये जो भी कॉर्नर्स जो भी रहते हैं ना, उसको एज लेंथ बोलते हैं। जो भी कहाँ पे कॉर्नर्स में जो प्रेजेंट होते हैं ना एलिमेंट, उसको कॉर्नर एज लेंथ बोलते हैं। ओके, एज लेंथ A है। तो फिर अच्छा अपन पता है वॉल्यूम का L क्यूब लेते हैं, वैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एज लेंथ, वॉल्यूम ऑफ एज लेंथ होगा A क्यूब हो जाएगा। क्योंकि L क्यूब, L का L स्क्वायर वॉल्यूम का V क्यूब होता है, तो A लिया है तो अपन A क्यूब लेंगे। अभी फिर लेट करो M मास = मास ऑफ पार्टिकल, दैट M = मास ऑफ पार्टिकल। और ये n नंबर ऑफ लेने का मेरे को, n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो m बड़ा m रहेगा, छोटा m × n। समझाएगा क्या किया अपन ने, ज्यादा कुछ नहीं किया। मास ऑफ यूनिट सेल लिया अपन ने m × n, ये मास ऑफ यूनिट सेल है, मास ऑफ m × n।
पहले अपन ने एज लेंथ लिया, उसका वॉल्यूम निकाला, ए क्यूब हो जाएगा। फिर बाद में लेट मास ऑफ यूनिट से अपन ने m इंटू एन लिया। एन क्यों लिया? क्योंकि नंबर ऑफ लिया इसलिए। ओके, तो फिर अपन इसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपना मास क्या है अभी? मास क्या है अपना? m इंटू एन। वॉल्यूम क्या है अपना? ए क्यूब। तो लिख दे इसको, इक्वेशन 1 डालो। और पता है अपना मोलर मास अपन बचपन में पढ़े हैं, मोलर मास इज इक्वल टू मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। 11th में एक फॉर्मूला था, याद करो। मोलर मास इज इक्वल टू मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, याद करना पड़ेगा आपको। 11th में फॉर्मूला था ये वाला। फिर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना m का जो वैल्यू है ना, इधर से अपन निकालेंगे तो m अपॉन एन हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? m का वैल्यू निकाला अपन ने इधर से, बोला है ये बड़ा m है ना, m अपॉन एन। समझा क्या किया अपन ने? वापस बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी मेरे घर में मेरे को अभी बुला रहे थे, जरा आवाज़ आ रहा था, शोर आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा उतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। तो आपको वापस बताता हूँ। पहले रिलेशन क्या निकाल रहा अपन? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी और मोलर मास। मोलर मास में पहले ए क्या है अपना? एज लेंथ। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। फिर अपन ने मास निकाला, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? m इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, और छोटा m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। हो गया m इंटू एन लिया। फिर जो लिया वो लिखा, ए क्यूब m इंटू एन। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या निकाला था हमने? m इंटू एन। तो m इंटू एन अपॉन ए क्यूब, m इंटू एन अपॉन ए क्यूब। फिर अपन मोलर मास चाहिए, क्योंकि अपने को ये m का वैल्यू निकालना है। तो ये m का वैल्यू क्या निकल गया? हम ये इतना कुछ झंझट मारी कर रहे हैं इधर। तो मोलर मास क्या होता है? m इंटू एन होता है, मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो m को अपन इधर, ये बड़ा m को इधर लाया और छोटे n को नीचे लाया, m को इधर रखा, n को नीचे भेजा, तो फिर ये आया। फिर ये वाला वैल्यू अभी अपन इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगा अपना? n अपॉन ए क्यूब इंटू m अपॉन एन ए। m का वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, सिंपल। समझा क्या? आगे आपका 2 मार्क्स जेब में। समझा क्या किया? सिर्फ अपन ने जो ये छोटा m था, अपने को मास का वैल्यू निकालने का था, तो अपन ने na को इधर भेजा, सिर्फ na को इधर भेजा, तो वही वैल्यू इसमें पुट किया। तो m का वैल्यू जो आया m अपन na पुट किया और n अपन a क्यूब। तो बस दैट्स इट, अपना आ गया रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास और डेंसिटी आ गया। आपको 2 मार्क्स मिल गए आपके जेब में। फिर अपना आता है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आपको मैं इसमें बहुत बड़ा आपको दिया है, ऐसा बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि जो ए टाइप, ए बी टाइप, जो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वगैरह जो दिया है ना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। तो मैं उसी सबसे बताऊंगा आपको 1 शॉट में कि आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उतना ही गैदर करो, एक्स्ट्रा कुछ मत गैदर करो। ओके, तो पहले अपन रफ कर लेते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक का नाम डाल देते हैं क्लोज ट्रैक स्ट्रक्चर्स। एक काम करो, पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो जान लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को 11 में भी था। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? The number of neighboring sphere that touches any other given sphere is called as coordination number. The number of given sphere that touches any other given sphere is called coordination. The number of given sphere that touches any other given sphere is called कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे और आपको क्लियर होगा, या ऐसे आपको समझेगा नहीं। तीन 6 9 बॉल बना दिए मैंने आपके, 9 बॉल। अब आप इसको देखो, इस पार्ट को आप कितने लोग अटैच है?
ये देखो ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, तो उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर 1 2 3 4 को अच्छे से आपको पहले और अच्छे से आपको बता दो। देखो इसका अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। ओके तो ये डायग्राम ऐसे बनता नहीं है। ओके अभी आपने एग्जाम में पूछा गया फाइंड दिस कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होगा 1 2 3 4, क्योंकि देखो इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर दैट नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर 1 2 3 4 ये नेबरिंग स्फीयर दैट टचेस एनी गिवन स्फीयर, ये जो गिवन स्फीयर है कौन कौन से टच हो रहे हैं इस कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 स्फीयर टच हो रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। ओके अभी अपन आते दूसरे जो मैंने बताया था क्लोज पैक इन वन डायमेंशन क्या होगा। पहले अपन क्लोज पैक फिर क्रिस्टल सिस्टम क्या नाम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझते हैं फिर आपको समझेगा। टॉपिक का नाम क्या है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पहला आएगा 1D स्ट्रक्चर्स, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक इन 1D, इसमें क्या होगा 1 डायमेंशन है तो वो एक स्ट्रेट चेन में जाएगा, मतलब 1 2 3 4 1 डायमेंशन में जो भी होगा इसको। अभी अपने को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बोला तो इसका कोऑर्डिनेशन 1 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 इसका कोऑर्डिनेशन। बस एग्जांपल मैंने दिया था बस। क्लोज पैक इन 2D, क्लोज पैक इन 2D इसमें 2 टाइप आते हैं ए टाइप और AB टाइप इन 2D। इसमें 2 टाइप आते हैं, एक आता है ए टाइप, इसमें आता है AB टाइप। ए टाइप है AB टाइप, हाँ इसको AB टाइप बोलेंगे, इसको ए टाइप बोलेंगे। अब दोनों को मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके तो मैंने मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ फिर कैसा होगा बताता। ए टाइप में जो भी बॉल है वो साथ साथ में ऊपर नीचे एकदम सेम रहेंगे। ये बॉल है यार क्या है भाई 1 2 3 1 2 3। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बोला तो 1 2 3 देखो 1 2 3 4 1 इसका। अभी अपने को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो ये किसके से टच हो रहा है, 1 से टच हो रहा है, 2 से टच हो रहा है, 3 से टच हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, क्योंकि ये इसी से टच है। द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर दैट टचेस एनी गिवन स्पेस कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इससे टच हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये भी टाइप में क्या होगा, ए बी टाइप में अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, पहले स्ट्रक्चर देख लो आप। एक 2 3 देखो ये एक ऊपर नीचे नहीं है साइड में यार, डायग्राम ही नहीं बन रहा गाइस। अब ऐसा क्या हुआ होगा गाइस जो डायग्राम नहीं बन रहा। पहले ऐसा करो, एक ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर एक ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर एक ऐसा करो, फिर एक ऐसा करो, फिर एक ऐसा करो, फिर एक ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। अभी अपन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना जाएंगे इसका। तो ये आप देखोगे ना ये 6 लोग से अटैच रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 इससे भी अटैच है 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। आपको बस इतना याद करना है, ज़्यादा कुछ उतना कंफ्यूज मत हो। ए टाइप क्लोज पैक इन 2 डायमेंशन में 2 टाइप आते हैं, ए और ए बी टाइप। और ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और ए बी टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अपना 6। इतना बस याद कर लो, ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह उतना ध्यान मत दो, फिर आपको आगे बताता हूँ।
फिर आता है आपका क्लोज पैकिंग 3D भी आता है, उसमें वो सिमिलर उसके ऊपर इसके ऊपर रहेगा, उसका उतना कोऑर्डिनेशन नंबर आया नहीं है नहीं अपने बुक में, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी अपन आएंगे व्हाट इज वॉइड्स। एग्जाम में डेफिनेशन आता है क्या, और इसका जो मैं आपको लिखा के दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को आपको अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देने हैं सॉल्व करने को। क्या करूँ, पहले एक काम करता हूँ, पहले वॉइड्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, हाँ फिर वॉइड्स का वो कराता हूँ, ये वॉइड्स का जो भी कॉन्सेप्ट पहले वो क्लियर कराता हूँ, फिर आपको परसेंटेज एफिशिएंसी जो निकालना होगा एसएससी बीसीसी एफसीसी उसका बताऊँगा। पहले उससे पहले मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले आपको बताता हूँ वॉइड्स क्या होता है। What is voids? The empty space left after placing and packing the crystal structure is crystal system is called as void. Book में वही है, the empty space left after placing and packing the sphere. The empty space left after placing and packing the sphere in a crystal is called as void. मैं लिख के देता हूँ. The empty space left after placing and packing the structure in crystal system आ गया वर्ड क्रिस्टल सिस्टम, बट इसका यू है इधर, अपन यू वो नहीं यूज करेंगे। ओके, सिस्टम इज कॉल्ड एज वर्ड। इसमें वर्ड सिस्टम आ गया है तो अब तो अपन करेंगे ही अच्छे से। इसमें डेफिनेशन है कुछ समझाने, आई नो दैट, समझाओगा तो और बढ़िया है। एम्प्टी स्पेस लेफ्ट, अगर देखो ये स्ट्रक्चर देखो, पहला ये एक स्ट्रक्चर समझो, पहले देखो इन दोनों में एकदम चिप और यार क्या डायग्राम है। हाँ देखो ये मैंने दो तीन बॉल बनाया, पहले दो ऐसा बनाया, दो हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली बनाया। जो देखो ये जो एम्प्टी स्पेस देखो इधर लेफ्ट हो रहा है, ये जो जगह है ना इधर एम्प्टी स्पेस एकदम छोटा सा माइनर से जगह इधर लेफ्ट हो रहा है, तो उसी को जो जगह को वॉइड बोलेंगे अपन बस। द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट आफ्टर प्लेसिंग एंड पैकिंग द स्ट्रक्चर इन क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज वॉइड। बस डेफिनेशन क्लियर। अभी आते हैं अपन, दो टाइप्स ऑफ वॉइड है, एक आता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका सिर्फ स्ट्रक्चर याद में रखना है, क्या टाइप्स ऑफ वॉइड। एक आता है टेट्राहेड्रल वॉइड, बुक में सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है, अपन भी स्ट्रक्चर पे जाएंगे और एग्जाम में ये आता है। अब पीवाईक्यू देख लो 10 साल के पूरे, इसमें आ चुका है, 2-4 बार मैंने देखा है पीवाईक्यू में, इसलिए बता रहा हूँ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर। पहले आप क्या करो, एक ऐसा बॉल बना दो, एक ऐसा बॉल बनाओ, फिर इसके नीचे दो और बॉल बना दो, इसके नीचे और दो बॉल बना दो, तो फिर इधर जो भी होगा इसको वर्ड बोलेंगे, समझा क्या। फिर इसको ऐसा और इसको ऐसा, फिर एक ऐसा वर्ड बना दो। बुक में आप देखो तो और अच्छे से समझेगा। रफ करता हूँ पहले मैं और अच्छे से बताने का ट्राई करता हूँ। टेट्राहेड्रल वर्ड, पहले आप क्या करो, एक ऐसा सर्कल बनाओ, फिर एक ऐसा सर्कल बनाओ, फिर एक ऐसा सर्कल बनाओ, फिर इधर जो भी जो रहेगा ना इसको बोलेंगे वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड। समझा क्या। सिमिलर है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में पहले एक ऐसा वर्ड बनाओ, फिर एक ऐसा वर्ड बनाओ, फिर एक ऐसा वर्ड बनाओ, नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ और एक ऐसा बनाओ, और फिर ऐसा बनाया एक बार, फिर एक बार ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ और ऐसा बनाओ। बुक में आप प्रिफर करो, पेज नंबर आपको 9, पेज नंबर आपको 10 पे मिल जाएगा। बुक खोलो, उसमें पेज नंबर 10 खोलो, उसमें आपको दिखेगा। मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बनाया बट इस टाइप में आता है, तो इसमें जो जगह आएगा ना इसको बोलेंगे वर्ड। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का डायग्राम देख लो, पेज नंबर 10 से आपको रिफर करो, बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत वीक है। सिर्फ वो एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, बहुत ईजी डायग्राम है, 1-2 बार ट्राई कर भी मिल जाएगा। अरे मम्मी एक सेकंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जरा काम था। तो अभी अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आप पहले मेरा स्क्रीनशॉट मार लो इसको।
मैं देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं।